तो दोस्तों आज हो गया 22 मार्च 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फापर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फापर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के बड़े इलाके में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तेज झटके आए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस बार भूकंप की टाइमिंग भी थोड़ी ज़्यादा थी और एक के बाद एक दो झटके आए हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान बताया जा रहा है। भूकंप के डर से दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम समेत एनसीआर के कई शहरों में लोग घरों से बाहर निकल आए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए कांग्रेस विपक्षी एकता पर जोर दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी से कांग्रेस की तकरार बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी बता डाला। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस और टीएमसी लगातार एक दूसरे के आमने सामने हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो यहां तक कह डाला है कि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से डील कर ली है। देश भर में करीब 2 लाख दलितों पर बीते 4 सालों में हमले हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से संसद में मंगलवार को ये जानकारी दी गई है। सरकार ने बताया कि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक दलितों पर हमले और अत्याचारों के 4 सालों में 1,89,945 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि बसपा के नेता गिरीश चंद्र के सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी ने ये जानकारी दी है। चुनाव आयोग शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय दर्जे की समीक्षा करने जा रहा है। इस सिलसिले में मंगलवार को चुनाव आयोग एनसीपी के प्रतिनिधित्व पर सुनवाई करेगा, जिसमें उसके फैसले की समीक्षा की मांग की गई है। कहा जा रहा है कि एनसीपी अब राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे की शर्तों को पूरा नहीं करती है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी पर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही राष्ट्रीय दर्जा खोने की तलवार लटकी है। पत्नी बीमार है और विदेश में बेटा कोर्ट में। मनीष सिसोदिया की दलील, 24 मार्च को जमानत पर फिर होगी सुनवाई। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को जमानत का अनुरोध करते हुए दिल्ली की एक अदालत से कहा है कि उनकी पत्नी बीमार है और उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। उनके वकील ने कहा है कि उनका बेटा विदेश में पढ़ता है और इसलिए उसकी देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। प्रयागराज में सनसनीखेज उमेश पाल हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस को मंगलवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अतीक अहमद के धूमरगंज स्थित मकान में बने दफ्तर में मंगलवार को पुलिस ने बड़ी संख्या में असलहे और कैश बरामद किए हैं। ये असलहे और कैश दीवारों के साथ ही फर्श के नीचे दबा कर रखे गए थे। बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सूबे की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए पीएमसीएच की तर्ज पर अब डीएमसीएच विकसित किए जाएंगे। सुपौल, मुंगेर और गोपालगंज में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्तियां होंगी। सदन में बोलते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब बिहार के जिलों में ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, जिससे अब उन्हें पटना नहीं आना पड़ेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्णिया में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत में भाजपा को मजबूत करने के लिए इतिहास नीतीश कुमार को याद रखेगा। जब गुजरात जल रहा था तब वो रेल मंत्री थे। अगर उन्हें लगता है कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी है तो उन्हें याद रखना चाहिए कि वो कुर्मी और कुशवाहा से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ईडी ने सोमवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केसीआर की बेटी के कविता से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने 21 मार्च को भी अगले दौर की पूछताछ के लिए के कविता को तलब किया है। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और विधान परिषद की सदस्य के कविता से इस मामले में सबसे पहले 11 मार्च को पूछताछ की गई थी। इसके बाद ईडी ने उनको 16 मार्च को दोबारा तलब किया था, लेकिन वो केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई थी। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ राहत की मांग वाली अपनी याचिका का हवाला दिया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमागहमी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को बेलगावी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की घोषणा की, जिसके तहत मासिक भत्ता देने का प्रावधान है। राहुल गांधी ने सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ग्रेजुएट्स बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपये देगी और डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल तक हर महीने 1,500 रुपये देगी। पार्टी की सत्ता में आने के बाद युवा निधि योजना तुरंत लागू की जाएगी।
धार्मिक चिन्ह है बीजेपी का सिंबल कमल, पार्टी पर लगना चाहिए बैन, मुस्लिम लीग की सुप्रीम कोर्ट से गुहार। जी आपको बता दें कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट से धार्मिक नाम और चुनाव चिन्ह वाले राजनीतिक दलों पर बैन लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके भाजपा को इस मामले में प्रतिवादी बनाने की मांग की गई है। इसे लेकर बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के रिलीजियस सिंबल का हवाला दिया गया है। आपको बता दें कि जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. रवि कुमार की बेंच के समक्ष मुस्लिम लीग की ओर से सीनियर वकील दुष्यंत दवे सोमवार को पेश हुए। उन्होंने अदालत के समक्ष इसे लेकर कई दलीलें पेश की। किसानों ने एक बार फिर से मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। किसानों ने सोमवार को दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को कहा कि यदि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज माफी और पेंशन को लेकर कानून बनाने समेत किसानों की बाकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो मजबूरन एक और आंदोलन करना पड़ेगा। आपको बता दें कि किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने रामलीला मैदान में जुटे किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि अभी भी कई मुद्दे अनसुलझे हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोमवार को विधानसभा में बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ना उन्हें मुख्यमंत्री बनना है और ना ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है। हम लोग जहां हैं खुश हैं। तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर आरजेडी और जेडीयू में जारी खींचतान के बीच डिप्टी सीएम का यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आने का जो फैसला लिया है उसके साथ सभी मजबूती से खड़े हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने राजद, कांग्रेस और जेडीयू की परेशानी बढ़ाने वाली घोषणा कर दी है। जी आपको बता दें कि अगले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कम से कम 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। आपको बता दें कि पिछले बार सिर्फ 20 सीटों पर असदुद्दीन अवैसी के प्रत्याशी थे, जिनमें से 5 पर उन्हें जीत मिली थी। वन रैंक वन पेंशन पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की नाराजगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने जानकारी सीलबंद लिफाफे दिए जाने पर अटॉर्नी जनरल को कड़े शब्दों में हिदायत दी। उन्होंने इस तरह के लिफाफों को न्यायिक सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। आपको बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने अदालतों में सीलबंद लिफाफों के इस्तेमाल पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम कोई भी गोपनीय दस्तावेज या सीलबंद लिफाफे नहीं लेंगे और मैं व्यक्तिगत रूप से इसके खिलाफ हूँ। अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बरसी पर उनके पैतृक गांव मनसा में भारी भीड़ जमा हुई है। हालांकि मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पहले दावा किया था कि इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज़्यादा लोग आने वाले हैं, लेकिन यहां 10,000 के आसपास लोग आए थे। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पंजाब में गैंगस्टरों के अच्छे दिन चल रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में उनका सफाया कर दिया जाता है। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर से एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि समय के बदलाव के साथ ही अब लोग आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को पहले से ज़्यादा अपना रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा है कि एलोपैथी के दिन अब लगने वाले हैं। एलोपैथी वाले जुगाड़ करते हैं।